नमस्कार। पिछले वीडियो में 10th का पावर शेयरिंग के वीडियो में पिछले वीडियो में हमने चर्चा किया था कि पावर शेयरिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। डेमोक्रेटिक कंट्री हो या नॉन डेमोक्रेटिक कंट्री हो, पावर शेयरिंग होना बहुत जरूरी है। इसके बाद हमने देखा था कि जो इथेनिक कंपोजिशन था, बेल्जियम की एक कहानी पढ़े थे, फिर श्रीलंका का एक कहानी पढ़े। चलता है कि जो पावर शेयरिंग का क्लास था उसमें हम देखे थे कि बेल्जियम में भी जो स्पीकिंग लैंग्वेज था वो फ्रेंच और जर्मन और एक डच, तीन लैंग्वेज, जिसमें मेजोरिटी में जर्मन और डच की बातें थी। अगर हम बेल्जियम की बात करें तो बेल्जियम का इथोनिक में पूरे देश का इथोनिक कंपोजिशन अलग था। जहां तक कि हम बात करते हैं कि उसके कैपिटल यानी ब्रसेल की अगर बात करते हैं तो वहां का इथेनिक कंपोजिशन हमको डिफरेंट मिला। यानी पता चलता है कि अगर हम दोनों का इथेनिक कंपोजिशन को अगर हम पढ़ें, एक एक करके समझने का कोशिश करें, तो हमें पता चलता है कि जो पूरे देश में वैसे लोग जो पूरे देश में माइनॉरिटी थे वो कैपिटल में आकर मेजोरिटी में कन्वर्ट हो जाते थे और जो मेजोरिटी में थे वो माइनॉरिटी में चले जाते थे। इस मेजोरिटी और माइनॉरिटी के कारण वहां पे बहुत सारे डिस्प्यूट्स हुए, जिसको कि हमने पिछले वीडियो में डिस्कस भी किया है। और ये जो डिस्प्यूट्स था कॉमन लोगों के बीच में, ये एक समय आकर के बेल्जियम का बहुत बड़ा प्रॉब्लम बना। और बाद में जब बेल्जियम में बहुत ज्यादा डिस्प्यूट्स होने लगा दोनों ग्रुप के बीच में, तो वहां के जो कॉन्स्टिट्यूशन था उसमें अमेंडमेंट किया गया और अमेंडमेंट करके 3-4 चीजें की गई वहां पे। तो एक एक करके बात करते हैं। सबसे पहला जो वहां का अमेंडमेंट हुआ वो हमको पता चलता है कि वहां जो सेंट्रल गवर्नमेंट में जो मिनिस्टर्स होते थे या फिर जो लेजिस्लेचर्स होते थे जो वहां चुन के जाते थे, दोनों की संख्या सेम कर दी गई। यानी कि डच स्पीकर्स के रिप्रेजेंटेटिव और जर्मन फ्रेंच स्पीकर्स के जो रिप्रेजेंटेटिव थे, दोनों की संख्या सेम कर दी गई। मतलब जर्मन बोलने वाले जितने मिनिस्टर्स होंगे, जर्मन बोलने वाले कम्युनिटी के जितने मिनिस्टर्स होंगे, उतना ही डच बोलने वाले के मिनिस्टर्स होंगे। उसके बाद हमको क्या पता चला कि दूसरे पार्ट में क्या किया गया कि वहां की जो टोटल गवर्नमेंट थी उसको 2 भागों में बांट दिया गया। एक तो सेंट्रल गवर्नमेंट कर दिया गया और दूसरा स्टेट गवर्नमेंट कर दिया गया। ये सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट की अगर हम बात करें तो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट को अगर हम इसके पावर की बात करें तो बताया गया कि सेंट्रल गवर्नमेंट इज मोर पावरफुल देन स्टेट गवर्नमेंट। मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ज्यादा पावर होगा, स्टेट गवर्नमेंट के पास कम पावर होगा। अब एक कहानी फंसती थी कहां पे आके, ब्रसेल में, क्योंकि जो पूरे देश में मेजोरिटी में था ब्रसेल में, वो जो कैपिटल ऑफ द बेल्जियम था वहां पे माइनॉरिटीज में थे। तो ब्रसेल के लिए स्पेशली एक गवर्नमेंट अपॉइंट की गई, या फिर कह सकते हैं कि वहां के लिए एक सेपरेटेड गवर्नमेंट फॉर्म किया गया। उसके बाद एक कम्युनिटी गवर्नमेंट आई। कम्युनिटी गवर्नमेंट क्या होता है? तो कम्युनिटी गवर्नमेंट इज इलेक्टेड बाय द कॉमन पीपल ऑफ द बोथ कम्युनिटी। मतलब अगर फ्रेंच स्पीकर्स की बात करें तो फ्रेंच स्पीकर्स का एक स्पेशल गवर्नमेंट होगा जिसको कि कम्युनिटी गवर्नमेंट कहा जाएगा। जर्मन डच स्पीकर्स जो होंगे, जर्मन तो बहुत कम, आई थिंक 1% में थे, तो उनकी कोई बात नहीं थी वहां पे। और डच स्पीकर्स जितने भी थे उनका भी एक कम्युनिटी गवर्नमेंट होता था। और ये कम्युनिटी गवर्नमेंट जो होते थे वो डच के लिए काम करते थे। दोनों का काम क्या था जी? तो जो भी कम्युनिटी गवर्नमेंट सेलेक्ट हुआ, यानी जो भी गवर्नमेंट वहां पे नॉमिनेट किया गया या फिर दोनों कम्युनिटी के द्वारा सेपरेटेड इलेक्ट किया गया, उनका काम होता था कल्चरल, एजुकेशनल और लैंग्वेज रिलेटेड इशू को सॉर्ट आउट करना। मतलब हम क्या देखते हैं कि अगर पावर को 2 या 2 से अधिक भागों में बांटा गया, जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट की बात आई, कम्युनिटी गवर्नमेंट की बात आई, तो ऐसे स्थिति में हम देखते हैं कि जो 2 कम्युनिटी या 2 से ज्यादा कम्युनिटी के बीच का जो डिस्प्यूट्स है वो बहुत हद तक खत्म हो जाता है। दोनों भी जो डिस्प्यूट्स होते हैं उनको खत्म, मतलब वो फिनिश्ड हो जाता है उस जगह पे। यही कारण था कि बेल्जियम में बहुत अच्छे तरीके से गवर्नमेंट का फॉर्मेशन हुआ, बहुत अच्छे से गवर्नमेंट रन की और अंत में जाके यूरोपियन यूनियन का हेडक्वार्टर बना
बर्सेल, जैसा कि हमने आपको पिछले क्लास में बताया था, यह पहली कहानी हुई बर्सेल की, यानी बेल्जियम की। दूसरी भी कहानी है जिसका नाम है श्रीलंका। श्रीलंका क्या है? हमारे देश से यानी इंडिया से जब आप साउथ मोस्ट पार्ट में जाओगे तो साउथ मोस्ट पार्ट जो है पहले इंडिया का था, इंदिरा पॉइंट। उसके बाद वो सुनामी आई, वो पूरी तरीके से इमर्ज हो गया सी में, मतलब ओशन में पूरी तरीके से इमर्ज हो गया है वो आइलैंड। उसी तरीके वहां से करीब करीब 40-42 किलोमीटर जब दूर आप जाइएगा तो एक देश मिलेगा, वो एक आइलैंड नेशन है। आइलैंड नेशन का मतलब वैसा नेशन जिसके चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ समुद्र है, उसको हम लोग आइलैंड नेशन के नाम से जानते हैं। इस आइलैंड नेशन में श्रीलंका की अगर हम बात करें तो वहां का भी एक स्टोरी है, जहां हमें पता चलता है कि पावर शेयरिंग नहीं होने के कारण वहां पे बहुत सारे प्रॉब्लम्स आए। क्या हुआ? श्रीलंका का अगर हम लोग कंपोजिशन देखें तो 74% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन ऑफ श्रीलंका स्पीक सिंघाला लैंग्वेज एंड रेस्ट 18% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन ऑफ द श्रीलंका स्पीक तमिल। The person who speak Tamil language is again categorized into two subgroup, Sri-Lankan Tamil and Indian Tamil. Sri-Lankan Tamil कौन थे? Sri-Lankan Tamil are those person who born in Sri Lanka and they survive along times. मतलब जो वहां सरवाइव बहुत दिनों से कर रहे थे वो श्रीलंकन तमिल कहलाए। इंडियन तमिल की बात अगर हम करते हैं तो पता चलता है कि वैसे लोग इंडियन तमिल कहलाएंगे जो वहां बहुत दिनों के बाद, यानी कि जिस समय इंडिया में कॉलोनियल गवर्नमेंट था, उस कॉलोनियल गवर्नमेंट में प्लांटेशन वर्कर के तौर पे या इंडस्ट्रियल लेबर के तौर पर जो श्रीलंका गए, वो अपने साथ जब गए तो अपने साथ अपना कल्चर ले गए, अपना ट्रेड ले गए। उसी में उनके से वो भी एक तमिल बोलते थे जो कि वहां के पॉपुलेशन का लगभग 5% के अप्रोक्स में था। अब देखिए, किसी भी देश में जो वहां के नेटिव विलेजेस जो नेटिव सिटीजन्स होते हैं, जैसे अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया में दो के बीच में हमेशा डिस्प्यूट चलते रहता है कि कौन नेटिव है। एक तो द्रविड़ है और दूसरा अपन लोग आर्य हैं। तो द्रविड़ उनको कहा जाता है जो साउथ इंडिया में रहते हैं और आर्यंस उनको कहा जाता है जो नॉर्थ इंडिया में रहते हैं। अगर नॉर्थ इंडिया की बात की जाए तो नॉर्थ इंडिया में जो भी लोग हैं वो सभी आर्यंस कहलाते हैं। हमेशा से एक चीज रही है कि जिस देश में मेजोरिटी की गवर्नमेंट होगी वो देश ज्यादा डेवलप करेगा इन कंपेयर ऑफ द पूरे जो होल पॉपुलेशन का एक गवर्नमेंट है। तो हमको क्या पता चला, श्रीलंका में भी यही कहानी थी। शुरू में कोई ज्यादा डिस्प्यूट्स नहीं हुआ, लेकिन जैसे ही 1948 में श्रीलंका इंडिपेंडेंट हुआ तब वहां से प्रॉब्लम्स आना स्टार्ट हुआ, क्योंकि वहां के फ्रीडम फाइटर्स या फ्रीडम स्ट्रगल्स में मोस्टली पार्टिसिपेट करने वाले लोग सिंघाला कम्युनिटी के थे। जिसके कारण जब वो श्रीलंका आजाद हुआ तो हुआ क्या कि श्रीलंका में जो सिंघाला होगा वो वहां की ऑफिशियल लैंग्वेजेस होगी, और इस ऑफिशियल लैंग्वेज होने के कारण वहां पे जो नॉन सिंघाला पर्सन थे, यानी कि वैसे लोग जो तमिल बोलते थे, उन्हें एक बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होने लगा। उन्हें लगा कि अब तो हमारी जो अपना कल्चर है, जो हमारा ट्रेड्स है, वो खत्म होने पे है। जिसके कारण क्या हुआ कि श्रीलंकन तमिल सभी मिलकर के छोटे छोटे ऑर्गेनाइजेशंस बनाए और बाद में ये ऑर्गेनाइजेशन एक बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन के रूप में बना जिसका नाम रखा गया LTTE, लिबरेशन टाइगर ऑफ तमिल इलम। इनका काम क्या था जी? इनका कहना था कि हमें या तो तमिल बोलने वाले का एक सेपरेटेड स्टेट होना चाहिए, या फिर हमारी जो कल्चर है या फिर जो एजुकेशन है, हायर एजुकेशन या फिर जो जॉब है, उसमें हमें रिजर्वेशन मिले। नहीं मानी गई वहां की सरकार के द्वारा। जब नहीं मानी गई तो क्या हुआ कि वहां पे LTTE एक इस तरीके के ग्रुप में सामने आया जो कि लोगों को मारना स्टार्ट किया। इसके कारण वहां बहुत सारे लोग की मर्डर हो गई दोनों कम्युनिटी की तरफ से। बहुत सारे लोग देश छोड़ के चले गए। बहुत सारे, मतलब कि कह सकते हैं कि LTTE का फॉर्मेशन और उसके द्वारा किए गए एक्टिविटी के कारण श्रीलंका में सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल सभी तरीके का प्रॉब्लम क्रिएट हुआ।
आज हम लोग पढ़ेंगे, आज का वीडियो हम लोग इसलिए पढ़ेंगे कि सबसे पहले कि जरूरी क्या है पावर शेयरिंग को। हम लोग अगर पावर शेयरिंग करना चाहें, अगर हम पावर को दो या दो से अधिक भागों में या दो से दो अधिक ऑर्गन्स में अगर हम कैटेगराइज करते हैं, तो पावर शेयरिंग क्यों जरूरी है। तो सबसे पहला हम लोग बात करेंगे कि पावर शेयरिंग रिड्यूस द पॉसिबिलिटी ऑफ द कंफ्लिक्ट बिटवीन द टू सोशल ग्रुप। अगर पावर शेयरिंग किसी कंट्री में है तो वहां पे हमें पता चलता है कि कोई भी दो सोशल ग्रुप या दो से अधिक सोशल ग्रुप के बीच में जो कंफ्लिक्ट होगा उसको आसानी से सॉर्ट आउट किया जा सकता है। उसके बाद पावर शेयरिंग इंश्योर द स्टेबिलिटी ऑफ द पॉलिटिकल ऑर्डर विच इज एग्जिस्टेड इन दैट कंट्री और द स्टेट। अगर उस कंट्री में कोई पावर शेयरिंग है तो वहां के जो पॉलिटिकल ऑर्डर्स होंगे वो आसानी तरीके से एग्जिस्ट करेंगे। अब यहां पे क्वेश्चंस कल के कमेंट सेक्शन में, जब हम कल देख रहे थे कमेंट सेक्शन, आई एम वेरी सॉरी कि कल हमने वीडियो शूट नहीं कर पाया आप लोगों के लिए। तो कल कुछ टेक्निकल कारण और कुछ मेरा हेल्थ प्रॉब्लम था कि हम शूट नहीं कर पाए ये वीडियो। तो कल जब हम कमेंट सेक्शन देख रहे थे, हम आप लोग को बोले भी थे कि अगर इस चैप्टर से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चंस हो तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर डालें। तो दो कमेंट आया। एक तो सबसे पहले क्वेश्चन आया था कि व्हाट इज इथनिक कंपोजिशन। तो देखे कि उसके बाद एक और भी कमेंट में ही उसका शेयरिंग ऑफ पावर मेक्स ए कंट्री मोर पावरफुल एंड यूनाइटेड हाउ। ये दुष्यंत भारद्वाज है, वो ये क्वेश्चन पूछे हैं। हमें क्या करना है कि हम जो अभी 4 पॉइंट डिस्कस करेंगे आपके बीच में, वही इसका जवाब है। तो सबसे पहला पॉइंट ये था कि व्हाई पावर शेयरिंग इज एसेंशियल। तो सबसे पहला पॉइंट जो हम लोग देखे, या सबसे पहला पॉइंट हम लोग जो डिस्कस किए वो था पावर शेयरिंग रिड्यूस द पॉसिबिलिटी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन टू सोशल ग्रुप, एंड द सेकेंड इज पावर शेयरिंग इंश्योर द स्टेबिलिटी ऑफ द पॉलिटिकल ऑर्डर। तीसरा जो है वो हम लोग अपेरेंटली इम्पोसिंग द विल बी मेजोरिटी कम्युनिटी ओवर अदर में लुक्स लाइक एन अट्रैक्टिव ऑप्शन, बट इन द लॉन्ग रन इट अंडरमाइंस द यूनिटी ऑफ द कंट्री या यूनिटी ऑफ द नेशन। शुरू में अगर हम मतलब इस तरीके से समझें कि किसी भी देश में अगर कहा जाए कि जो वहां के मेजोरिटी वाले लोग हैं वही वहां पे शासन करें, तो ये तो सही है, समझ में आता है कि जो मेजोरिटी वाले लोग हैं वो खुद शासन करें। लेकिन फिर दिक्कत क्या आती है कि उस देश में अगर 4-5 रिलीजन्स के या 4-5 लैंग्वेजेस या फिर सोशल ऑर्डर के अगर लोग रहते हैं तो वो देश कभी भी यूनाइटेड नहीं हो पाएगा। कारण क्या है कि वहां की जितनी भी पॉलिसी बनेगी या जितने भी वहां के जो पॉलिटिकल सिचुएशंस क्रिएट होंगे, जो भी इकोनॉमिक ऑर्डर वहां पे डिजाइन किया जाएगा, वो सभी मेजोरिटी के ध्यान में रखते हुए किया जाएगा। आगे चल के अगर हम इस चीज को और थोड़ा सा आगे बढ़ाएं तो पता चलेगा कि मेजोरिटी जो कम्युनिटी है उसमें भी दो तरीके के लोग आ जाएंगे, एक पॉलिटिकल एक्टिव और एक पॉलिटिकल अनएक्टिव। एक वैसे लोग आ जाएंगे जो इकोनॉमिकली थोड़े स्ट्रांग होंगे और एक ऐसे लोग आ जाएंगे जो इकोनॉमिकली थोड़े वीक होंगे। तो जब इकोनॉमिकली स्ट्रांग और वीक, फिर वहां पे सोशल कन्फ्लिक्ट आ जाएगा। तो इससे अच्छा है कि हम लोग पावर शेयरिंग कर दें, जिसके कारण अपना देश या वो देश जहां पे पावर शेयरिंग के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं वो ज्यादा यूनाइटेड हो पाएगा। उसके बाद आता है कि अगर कोई देश डेमोक्रेटिक है तो वहां पे पावर शेयरिंग को स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी कहा जाता है। मतलब पावर शेयरिंग इज द स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी। व्हाई? बिकॉज पीपुल नो हाउ दे हैव टू गवर्न। वहां के लोगों के पास एक पॉलिटिकल राइट्स होते हैं कि वो ये जान सके कि हमारे ऊपर शासन कैसे की जा रही है और हमारे ऊपर शासन कैसे किया जाता है। इसके बाद यहां ये 3-4 पॉइंट्स हमको समझ में आ जाता है कि पावर शेयरिंग इज वेरी एसेंशियल फॉर एनी कंट्री। अब आता है टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट। पावर शेयरिंग तो ठीक है, पावर शेयरिंग हमने समझ लिया। अब आता है कि पावर शेयरिंग में गवर्नमेंट कैसा होगा। तो सबसे पहले यहां से अगर हम पढ़ना स्टार्ट करें तो पता चलता है कि टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट। टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट, सबसे पहला टाइप जो होगा वो होगा हॉरिजेंटल। हॉरिजेंटल पावर शेयरिंग।
हॉरिजेंटल पावर शेयरिंग क्या कहता है? अगर हम हॉरिजेंटल पावर शेयरिंग को देखें तो इसमें पता चलता है कि डिफरेंट ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट आर इन्वॉल्व इन द रनिंग और इन द गवर्न इन द कंट्री। इसमें क्या होते हैं? हॉरिजेंटल में ये 3 भागों में बटेंगे। पहले को हम लोग कहते हैं लेजिस्लेटिव, दूसरे को कहा जाता है एग्जीक्यूटिव, और तीसरे को कहा जाता है जुडिशरी। लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी, ये 3 भागों में इसको बांटा जाता है। यानी कि अगर गवर्नमेंट लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी में बटा हुआ है, 3 फॉर्म में है, तो इसको हम लोग हॉरिजेंटल पावर शेयरिंग कहते हैं। हॉरिजेंटल पावर शेयरिंग इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? तो सबसे पहली बात आती है कि हॉरिजेंटल पावर शेयरिंग अलाउ डिफरेंट ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट टू प्लेस एट द सेम लेवल टू एक्सरसाइज डिफरेंट पावर। ये तीनों अपने अपने जगह पे अलग अलग सोशल वर्क को करेंगे, लेकिन ये तीनों का एक ही काम है किसी भी नेशन को अपग्रेडेशन देने का। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि ये जो लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी, ये तीनों होंगे तो यहां पे होगा क्या? यहां पे क्या है कि कोई भी इस तीनों में से, चाहे वो लेजिस्लेटिव हो, एग्जीक्यूटिव हो या जुडिशरी हो, कोई भी अनलिमिटेड या इनॉर्मस पावर एक्सरसाइज नहीं कर सकता। अब जब इनॉर्मस पावर नहीं एक्सरसाइज करेगा तो प्रॉब्लम्स आने स्टार्ट हो जाएंगे। यहां पे क्या होगा कि ईच गवर्नमेंट, जो ईच फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट है, वो क्या होगा कि पावर तो यूज करेगा, इसकी वेरियस बॉडी प्रत्येक एक दूसरे को चेक करते रहेंगे। सपोज कीजिए कि कोई भी जज, चाहे वो हाई कोर्ट के हो या सुप्रीम कोर्ट के हो, कोई भी जज, यानी जज आर अपॉइंटेड बाय द एग्जीक्यूटिव, बट द जज चेक द फंक्शन ऑफ एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेटिव। मतलब जज साहब जो कि हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में अपॉइंट होते हैं, उनको अपॉइंट करते हैं प्रेसिडेंट, और प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं उनको प्राइम मिनिस्टर के सुझाव पे। प्राइम मिनिस्टर जिनको बोलेंगे, राष्ट्रपति को लगेगा चलो ठीक है, तो वो अपॉइंटेड हो जाएंगे। लेकिन वही जज साहब जब वो जज बन जाएंगे, जब वो अपॉइंट हो गए, तो वो ये कर सकते हैं चेक कि हमारा जो एग्जीक्यूटिव सिस्टम है वो कॉमन व्यक्ति के, कॉमन मैन के लिए क्या वेलफेयर कर रहा है। तो ये दूसरे तरीके से हो गया। तीसरा, लेजिस्लेटिव के द्वारा बनाया गया जो लॉ होता है, अगर जुडिशरी चाहे तो उसको अगेन मेमोरेंडम करके या फिर उसको अगेन वापस करके उसको सुधारने को बोला जा सकता है। मतलब ऐसे कह सकते हैं कि ये तीनों जो हैं एक दूसरे को चेक करते रहते हैं और एक दूसरे को बैलेंस करते रहते हैं। इसीलिए क्वेश्चंस कॉमनली एग्जाम में पूछा जाता है कि हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग आल्सो कॉल्ड चेक एंड बैलेंस, व्हाई? तो इस तरीके से हम लोग समझ गए। दूसरा आता है वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर। अगर हम लोग वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर की बात करते हैं तो हमको क्या पता चलता है कि when the power is divided into union और सेंट्रल लेवल एज वेल एज प्रोविंसेस और स्टेट, अगर कोई पावर सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट या फिर यूनियन गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट में अगर वो स्प्लिट अप है, तो इसको हम लोग वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर कह सकते हैं और इसको कहेंगे। बहुत सारे देश में वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर देखने को नहीं मिलता, लेकिन चूंकि हम लोग इंडिया में हैं, इंडिया को पढ़ते हैं, इंडिया में रहते हैं, इसलिए इंडिया का पॉलिटिकल ऑर्डर जानना बहुत जरूरी है। ये जो वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर है, इसी को हम लोग फेडरलिज्म भी कहेंगे। वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर ही हमारा फेडरलिज्म कहलाता है। इसमें क्या है, इंडिया में जो वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर है वो स्प्लिट होता है 2 तरीके से। पहला तो होता है 2 टीयर्स ऑफ द गवर्नमेंट। 2 टीयर्स ऑफ द गवर्नमेंट का मतलब क्या है कि गवर्नमेंट 2 भागों में टूटा होगा, या तो यूनियन में या फिर स्टेट में। यानी कि यूनियन गवर्नमेंट जो होगा, अगर हम 2 टायर ऑफ द गवर्नमेंट को देखें हैं,
टू टायर ऑफ गवर्नमेंट में अगर हम देखेंगे तो पहला हमारा आएगा यूनियन गवर्नमेंट, और दूसरा जो होगा वो होगा स्टेट गवर्नमेंट। पहला होगा यूनियन गवर्नमेंट और दूसरा होगा स्टेट गवर्नमेंट। लेकिन जब इसी का हम लोग थ्री टायर ऑफ द गवर्नमेंट देखें, थ्री टायर ऑफ द गवर्नमेंट, टू टायर नहीं करके इसको हम कर देते हैं थ्री टायर ऑफ द गवर्नमेंट। तो थ्री टायर ऑफ द गवर्नमेंट में यहां पे एक और बॉडी आके जुड़ जाएगा जिसको कहते हैं हम लोग ग्राम पंचायत। ग्राम पंचायत, ये ग्राम पंचायत होंगे रूरल एरिया के लिए, और अगर अर्बन एरिया के लिए बात किया जाए तो यही हो जाएगा म्युनिसिपल कॉरपोरेशन या म्युनिसिपलिटी। म्युनिसिपलिटी इस तरीके से ग्राम पंचायत हमेशा रूरल एरिया में काम करेगा और म्युनिसिपलिटी अर्बन एरिया में काम करेगा। मतलब क्या पता चला कि अगर हम वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर पढ़ रहे हैं और अगर वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर को समझने का कोशिश करते हैं तो हमें कुछ चीजों देखनी पड़ेगी। सबसे पहले वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर को हम लोग फेडरलिज्म भी कहते हैं। इसमें जो टोटल पावर होता है उसको दो या दो से अधिक भागों में बांटे रखते हैं। ये जो वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर है वो टू टीयर्स और थ्री टीयर ऑफ द गवर्नमेंट में कन्वर्ट होता है। अगर टू टीयर ऑफ द गवर्नमेंट की बात करें तो उसमें यूनियन गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट होगा। ये तीसरा हमें नहीं पढ़ना है वहां पे जब टू टीयर ऑफ द गवर्नमेंट पढ़ेंगे। जब थ्री टायर ऑफ द गवर्नमेंट पढ़ेंगे तो फिर ये यूनियन गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और ग्राम पंचायत या म्युनिसिपलिटी, ये तीनों आ जाएंगे। चौथा आता है कि अगर हम लोग तीसरा अगर हम बात करें तो ये आता है कम्युनिटी गवर्नमेंट। कम्युनिटी गवर्नमेंट के बारे में अगर बात करें तो देश में स्पेशलाइज कम्युनिटी अपना एक गवर्नमेंट चुनेगी और वो गवर्नमेंट उसके बेटरमेंट के लिए काम करेगी। जैसा कि बेल्जियम में देखे थे हम लोग, बेल्जियम में कम्युनिटी गवर्नमेंट चुना गया था फ्रेंच स्पीकर्स के द्वारा और डच स्पीकर्स के द्वारा, जो कि उसके रिलीजन, लैंग्वेज के लिए काम करता था। तो यही कम्युनिटी गवर्नमेंट भी चुना जा सकता है और यह भी एक पावर शेयरिंग का तरीका है। और चौथा आता है कोलिजनल गवर्नमेंट या इसी को कहते हैं एलाइड गवर्नमेंट। 1990 के बाद, भारत में 1990 के बाद सभी चीज, चाहे आप इकोनॉमी देखिए, पॉलिटिकल ऑर्डर देखिए, फिल्म देखिए, क्रिकेट देखिए, टेलीविजन, विज्ञान, एडवर्टीजमेंट, कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, सब में जबरदस्त एक रिवॉल्यूशन देखने को मिला। तो 1990 के बीच में, 90 के बाद भारत की जो पॉलिटिकल ऑर्डर थी वो एक चेंज की, और चेंज ये हुआ कि मान लेते हैं कि किसी भी जगह में उनका अलग अलग एक प्रिंसिपल्स होता है, उनका अलग अलग आइडियोलॉजी होता है जिस पर वो काम करते हैं, और उस आइडियोलॉजी को सपोर्ट करने वाले लोग उनको वोट करते हैं। तो भारत में बहुत सारा पॉलिटिकल पार्टी है। अगर इसी 10th क्लास में ही आगे चल के आपको पॉलिटिकल पार्टी नाम का एक चैप्टर ही देखने को मिलेगा, तो हमें पता चलता है कि पॉलिटिकल पार्टी को अगर हम दो भागों में डिवाइड करें तो पता चलेगा एक होता है स्टेट पार्टी, एक होता है नेशनल पार्टी। तो भारत में कुछ नेशनल पार्टी भी है और कुछ स्टेट पार्टी भी है। लेकिन जब यूनियन लेवल पर या स्टेट लेवल पर गवर्नमेंट बनाने की बात आती है और अगर किसी पॉलिटिकल पार्टी को लगे कि आई कैन नॉट स्कोर द minimum seat that are required to form a government or the majority, then they have to allied with another political party and contest the election. If their allied score, yeah, if their allied wins in the election and form the government, this types of government is called allied government या coalitional government। या फिर दूसरा तरीका ये है कि सभी पॉलिटिकल पार्टी फ्री होकर के इलेक्शन लड़े और इलेक्शन लड़ने के बाद प्रत्येक लोगों के जो सीटें आएंगी, जो उसके रिप्रेजेंटेटिव जीत के आएंगे, वो जब आपस में मिल के सरकार बनाएंगे यानी फॉर्मेशन ऑफ द गवर्नमेंट करेंगे,
तब भी उसको हम लोग एलाइड गवर्नमेंट कहते हैं। भारत को अगर हम देखें, अगर इंडिया के पॉलिटिकल ऑर्डर को हम लोग स्टडी करें तो पता चलता है कि भारत में दो तरीके के एलाइड हैं। एक है एनडीए, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, जिसके की सबसे बड़ी पार्टी है भारतीय जनता पार्टी या बीजेपी, एंड द सेकेंड इज यूपीए, यूनियन प्रोग्रेसिव अलायंस। इसकी जो सबसे लार्जेस्ट पार्टी है उसका नाम है कांग्रेस। और कांग्रेस के अंदर में तो अभी हम भारत में अगर देखें तो स्टेट गवर्नमेंट हो या फिर यूनियन गवर्नमेंट हो, या तो वो एनडीए चला रहा है या फिर यूपीए चला रहा है। कोई भी सिंगल पॉलिटिकल पार्टी वो सरकार रन नहीं कर रही है। हाँ, कुछ एग्जाम्पल्स हैं जहां पे हम देख सकते हैं कि सिंगल पॉलिटिकल पार्टी ही रन कर रही है गवर्नमेंट को। तो ये चौथा जो हो गया वो कोलिजनल गवर्नमेंट हो गया। आज के इसके बाद ये चैप्टर अपना खत्म हो जाता है। इस पूरे वीडियो को अगर आप इसका रिकैप देखना चाहते हैं तो आप हमारे YouTube चैनल ड्रीम टेक एजुकेशन को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर ये वीडियो या मेरा ये जो प्रयास है अगर वो आपको अच्छा लगा हो तो आप हमारे फेसबुक पेज को लाइक कीजिए। स्टे होम, स्टे सेफ। इस वैश्विक महामारी से हमें अपने भी बचना है और लोगों को भी बचाना है, इसलिए आपका पढ़ाई हर्ज ना हो। इसलिए हम आपको प्रत्येक दिन 4:30 बजे 4:30 शाम में प्रत्येक दिन एक चैप्टर का वीडियो लेके आएंगे। ये सिविक्स का चैप्टर खत्म हो गया, यानी पॉलिटिकल साइंस का पहला चैप्टर जो है वो खत्म हो गया। आप एनसीईआरटी को सोल्व करें। जो क्वेश्चन सोल्व नहीं होता है कमेंट सेक्शन में डालें, हम कोशिश करेंगे उस क्वेश्चन को सॉर्ट आउट करने का और उसके ऊपर डिस्कस करने का। आपका काम है कि आप कमेंट में बताइए कि अगला वीडियो आप हिस्ट्री का लेना चाहेंगे, ज्योग्राफी का लेना चाहेंगे या इकोनॉमिक्स का लेना चाहेंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे टू यू ऑल।